हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एंटासिड्स, एंटीहिस्टामाइंस, ट्रंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स ऐसे सेक्शंस देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स नाम देख के ही तुम लोगों को पता चल गया होगा कि जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, उन डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स का। Diseases in human beings and animals may be caused by a variety of microorganisms such as bacteria, virus, fungi and other pathogens. ह्यूमन बीइंग और एनिमल में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से डिसीजेस हो सकते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या अदर पैथोजेंस होते हैं। एन एंटीमाइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और inhibit the pathogenic action of microbes such as bacteria, antibacterial drugs, fungi, antifungal agents, virus, antiviral agent और other parasite, antiparasitic drugs selectively. ओके, तो हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होते हैं, डिसीज होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लेते हैं। एन एंटीमाइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। एंटीमाइक्रोबियल क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन को। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हुए, बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गए, तो हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेंगे। फंगल प्रॉब्लम होंगे तो हम एंटी फंगल एजेंट्स लेंगे। वायरल प्रॉब्लम होंगे तो हम एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे। या फिर पैरासाइट की वजह से प्रॉब्लम होंगे तो हम लोग एंटी पैरासाइट ड्रग्स लेंगे। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। ओके, तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स यहाँ पे तुम लोगों को दिए हैं, वो है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये क्या है, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स है। अब उसमें हम लोग वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक आर यूज एज ड्रग to treat infections because of their low toxicity for humans and animals. एंटीबायोटिक का एज अ ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है, किसके लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। क्यों, बिकॉज उनकी टॉक्सिसिटी कैसे रहती है, कम रहती है ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज होता है एज अ ड्रग्स टू ट्रीट द इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी. Initially, antibiotics were classified as chemical substances produced by microorganisms, bacteria, fungi, and molds that inhibit the growth or even destroy microorganisms. इनिशियल लेवल पे एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई किया जाता था कि एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो इनिशियल लेवल पे एंटीबायोटिक्स को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है कि एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। The development of synthetic method has helped in synthesizing some of the compounds that were originally discovered as a products of microorganisms. The development of synthetic method has helped. जब सिंथेटिक मेथड की डेवलपमेंट हुई, मतलब सिंथेटिकली ये जो एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करने की जो मेथड डेवलप हुई, तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डिस्कस करने के लिए क्या हुआ, हेल्प हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मेथड हैज हेल्प in synthesizing some of the compounds that were originally discovered as a products of microorganism. ओके, तो सिंथेटिक मेथड के डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को हम लोग बना सकते हैं या
बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम लोग बना सकते हैं, इसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। Also, some purely synthetic compounds have antibacterial activity and therefore definition of antibiotic has been modified. Okay? कुछ प्योरली सिंथेटिक कंपाउंड की भी क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है एंड देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक हैज बीन मॉडिफाइड। ओके, तो प्योरली सिंथेटिक कंपाउंड मतलब कंप्लीटली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाने वाले केमिकल कंपाउंड में भी क्या है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी। इसी वजह से एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या हो गई, मॉडिफाइड। फिर एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या बनी, एन एंटीबायोटिक नाउ रेफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस wholly or partly by chemical synthesis which in low concentration inhibits the growth or destroys the microorganism by intervening in their metabolic process। तो अभी एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होगी, एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल सब्सटेंस produced wholly or partly by chemical synthesis। Antibiotic is a substance which is produced wholly or partly by chemical synthesis। वो chemical synthesis से produce होता है। which is in low concentration inhibit the growth or destroy the microorganism। अगर वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरवेन करके। समझ में, ये हो गई एंटीबायोटिक की डेफिनेशन। मतलब एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल सिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है, कंप्लीटली भी केमिकल सिंथेसिस से होगा केमिकल्स का यूज करके, या फिर पार्टली मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल्स का यूज करके। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है। नाउ द सर्च फॉर केमिकल्स दैट वुड एडवर्सली अफेक्ट invading bacteria but not the host began in the 19th century। ओके, तो ऐसे केमिकल्स की सर्चिंग स्टार्ट हो गई जो बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करे बट होस्ट की बॉडी में अफेक्ट ना करे, ऐसे केमिकल की सर्च स्टार्ट हो गई। पॉल एहरलिच, अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कंसीव्ड दिस आइडिया। तो ये जो आइडिया है कौन सी, कि ऐसे बैक्टीरिया का सर्च करना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्च करना जो बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करे बट होस्ट के ऊपर अफेक्ट ना करे। तो ये आइडिया को पॉल एहरलिच ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, जो जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया। तो अभी उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया ये देखते हैं। He investigated arsenic-based structure in order to produce less toxic substances for the treatment of syphilis। ओके, उन्होंने क्या किया, एक आर्सेनिक बेस मतलब आर्सेनिक एलिमेंट को लेकर एक स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस। साइफिलिस डिसीज या फिर सिफिलिस पढ़ो, साइफिलिस या सिफिलिस डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया जिसका स्ट्रक्चर कैसे था, आर्सेनिक बेस था, मतलब उसके स्ट्रक्चर में आर्सेनिक प्रेजेंट था। ही डेवलप द मेडिसिन आर्सेफिनामाइन नोन एज सैल्वर्सन। और पॉल एहरलिच ने एक मेडिसिन को डेवलप किया, उसका नाम है आर्सेफिनामाइन नोन एज द सैल्वर्सन। ये देखो, ये है सैल्वर्सन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो एस डबल बॉन्ड एस, ये क्या है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर। Paul Ehrlich got Nobel Prize for the medicine in 1908 for this discovery। और ये सैल्वर्सन या फिर आर्सेफिनामाइन की डिस्कवरी के लिए पॉल एहरलिच को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। It was the first effective treatment discovered for syphilis। और ये साइफिलिस के लिए ये पहली इफेक्टिव ट्रीटमेंट थी। Although salvarsan is toxic to human being, its effect on the bacteria spirochete which cause syphilis is much greater than on human beings। Okay,
तो सैल्वर्सन क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए भले टॉक्सिक है बट इसका बैक्टीरिया स्पाइरोचिट जैसा बैक्टीरिया है, स्पाइरोचिट बैक्टीरिया के लिए इफेक्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग। ओके, सैल्वर्सन ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक है बट इसका इफेक्ट स्पाइरोचिट बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग। ओके, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता है कि बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, तो ये एक स्पाइरोचिट बैक्टीरिया है। At the same time, Ehrlich was working on azodize also. Okay, उसी टाइम पे एहरलिच एक डाई के भी ऊपर वर्क कर रहा था, वो डाई थी azodize. He noted that there is similarity in the structure of salvarsan and azodize. उन्होंने देखा कि सैल्वर्सन और azodize के स्ट्रक्चर में क्या है, सिमिलैरिटी है। तो क्या सिमिलैरिटी होंगी? The AS double bond AS arsenic linkage present in the arsenophenamine resembles the N double bond N linkage present in the azodize in the sense that arsenic atom is present in the place of nitrogen. Okay, वो बोल रहा है कि सैल्वर्सन और azodize में क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है। मतलब ये जो एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज आर्सेफिनामाइन है, सेम ऐसे लिंकेज एन डबल बॉन्ड एन azodize में है। मतलब ऐसा सेंस कि एस डबल बॉन्ड एस के प्लेस में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये सैल्वर्सन का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज है, सेम azodize के यहाँ पे ऐसे मिडल प्लेस में एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज है। इसलिए इन दोनों की पॉल एहरलिच ने क्या स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी को नोटिस किया है। देख, ही ऑल्सो नोटेड टिश्यूज गेटिंग कलर्ड बाय डाइज सेलेक्टिवली। उसने ये भी नोटिस किया कि टिश्यूज क्या हो रहे, डाइज से कलर्ड हो रहे हैं। Therefore, Ehrlich began to search for the compounds which resemble in the structure to azodize and selectively bind to bacteria. तो एयरलिच ने अपने सर्चिंग को जारी रखा ऐसे स्ट्रक्चर को एयरलिच ने अपने सर्चिंग को शुरू रखा या जारी रखा azodize को सिमिलैरिटी शो करने वाले स्ट्रक्चर की सर्चिंग और बैक्टीरिया को बाइंड करने वाले कंपाउंड की सर्चिंग के लिए। ओके, तो एयरलिच ने अपनी सर्चिंग को जारी रखा, मतलब वो ऐसे कंपाउंड की सर्चिंग कर रहा था कि जिसका स्ट्रक्चर azodize से सिमिलर भी हो और वो बैक्टीरिया को बाइंड भी करे। In 1932, he succeeded in preparing the first effective antibacterial agent, Prontosil, which resemble in the structure to the compound salvarsan. 1932 में वो सक्सेसफुल हो गया एक बैक्टीरियल एजेंट को प्रिपेयर करने के लिए। 1932 में पॉल एहरलिच सक्सेसफुल हो गया फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट बनाने में। वो एजेंट था प्रोंटोसिल, जो सैल्वर्सन के स्ट्रक्चर से क्या करता था, सिमिलैरिटी शो करता था। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटोसिल। ये किसके साथ में सिमिलैरिटी शो कर रहा है, सैल्वर्सन के स्ट्रक्चर में। और जैसे azodize में एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज है, वैसे प्रोंटोसिल में भी एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज है। Now, soon it was discovered that in the body, Prontosil is converted to a compound called sulfanilamide, which is the real active compound. और ये जल्दी से ये भी डिस्कवर्ड हुआ कि ये जो प्रोंटोसिल है ये बॉडी में जाते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फेनिलअमाइड में। और ये सल्फेनिलअमाइड ही रियल एक्टिव कंपाउंड है या रियल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। समझ में आया? तो पॉल एहरलिच ने प्रोंटोसिल को डिस्कवर किया जिसका स्ट्रक्चर सैल्वर्सन से रिसेबल करता था। और ये प्रोंटोसिल जैसे तुम्हारे बॉडी में जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेनिलमाइड में। और वो कैसा था, रियल एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पे देखो ये प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे बॉडी में जाने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फेनिलमाइड में। और ये क्या है, रियल एक्टिव कंपाउंड। नाउ Thus the sulfur drugs were discovered, और ऐसे सल्फर ड्रग्स क्या हो गए, डिस्कवर्ड। A large range of sulfonamide analogues was synthesized, बहुत सारे सल्फोनामाइड कंटेनिंग कंपाउंड क्या हो गए, सिंथेसाइज। One of the most effective is sulfapyridine. Okay,
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला सल्फोनामाइड ड्रग कौन सा है? सल्फापायरिडिन। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फापायरिडिन। ये क्या है? सल्फापायरिडिन का स्ट्रक्चर। ठीक है। डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ सल्फोनामाइड तो सक्सेसफुल हो गए, पॉल एहरलिच ने बनाए सल्फोनामाइड्स कंटेनिंग ड्रग्स। डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ सल्फोनामाइड्स, द रियल रिवॉल्यूशन इन द एंटीबैक्टीरियल थेरेपी began with the discovery of Alexander Fleming in 1921 of the antibacterial properties of a penicillium fungus. Okay, antibacterial properties of the पेनिसिलियम फंगस। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि भले सल्फोनामाइड सक्सेसफुल हुआ, बट एंटीबैक्टीरियल का रियल रिवॉल्यूशन किसकी डिस्कवरी के से स्टार्ट हुआ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलियम की डिस्कवरी की तब। ओके, भले सल्फोनामाइड सक्सेसफुल हो गया था, उसके सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एंटीबैक्टीरियल का रियल रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम फंगस की डिस्कवरी की। Isolation and purification of active compound to accumulate sufficient material for clinical trials took 13 years. ओके, जब ये पेनिसिलियम की डिस्कवरी हुई थी तो जैसे उसको आइसोलेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, उसका क्लिनिकल ट्रायल लेना, इन सब चीज़ों के लिए 13 साल लगे, 13 ईयर्स लगे। ओके, H.W. Florey and Alexander Fleming shared the Nobel Prize for Medicine in 1945 for their independent contribution to the development of penicillin. H.W. Florey और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नोबेल प्राइज को शेयर किया बिकॉज दोनों ने भी इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूशन दिया था पेनिसिलिन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अभी antibiotic have either cidal effect, that is the killing effect, और static मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। ओके, एंटीबायोटिक्स का आइदर साइडल मतलब किलिंग इफेक्ट या फिर स्टैटिक और इनहिबिटरी इफेक्ट किसके ऊपर होता है? माइक्रोब्स के ऊपर। ओके, तो फिर कौन से एंटीबायोटिक्स है जिसका साइडल इफेक्ट रहता है और कौन से ऐसे एंटीबायोटिक है जिनका स्टैटिक इफेक्ट रहता है, ये हम देखते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलोज। तो जिस एंटीबायोटिक का साइडल और किलिंग इफेक्ट रहता है उनको हम बोलेंगे बैक्टीरिसाइडल, और जिस एंटीबायोटिक का स्टैटिक और इनहिबिटरी इफेक्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरिसाइडल वो जो है उसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड ऑप्लोजेक्सिन। ये एंटीबायोटिक सीधे क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और जो इनहिबिट करने वाले हैं वो है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, जिनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। ओके, द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are affected by a certain antibiotic is expressed as its spectrum of action. Okay, the range of bacteria or other microorganism, बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेंज जो सर्टेन एंटीबायोटिक से क्या होती है? अफेक्टेड होती है, उसे हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट, इसको अच्छे से सुनो। The antibiotic which kill or inhibit a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria are said to be broad-spectrum antibiotic. जो एंटीबायोटिक किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को, उनको क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब याद रखो, जो एंटीबायोटिक दोनों के ऊपर असरदार है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, उसको तुम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलोगे। Those effective mainly against gram positive और gram negative बैक्टीरिया और narrow spectrum antibiotic। जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव, तो आइदर ग्राम पॉजिटिव या आइदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव है, उनको क्या बोलेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। याद रखोगे,
जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर असरदार है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और जो एंटीबायोटिक या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव के ऊपर इफेक्टिव उनको क्या बोलोगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. If effective against a single organism or disease, they are referred to as a limited spectrum antibiotics. अगर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव है सिर्फ किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर किसी डिसीज के ऊपर, तो उनको तुम लोग क्या बोलोगे, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. समझ में आया? अगर एंटीबायोटिक किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिसीज के ऊपर ही इफेक्टिव है तो उसको लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. तो याद रखो स्पेक्ट्रम के टर्म्स में ब्रॉड, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों की तरह, नैरो स्पेक्ट्रम आइदर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, और लिमिटेड स्पेक्ट्रम किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिसीज के लिए. पेनिसिलिन जी हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम. पेनिसिलिन जी कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन आर अ सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन. ओके, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन ये पेनिसिलिन के ही क्या है, सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस है. These have broad spectrum, और इनके स्पेक्ट्रम कैसे रहते हैं, ब्रॉड. It is absolutely essential to test the patient for sensitivity to penicillin before it is administered. अगर तुमको किसी पेशेंट को पेनिसिलिन देना है तो सबसे पहले पेशेंट की एलर्जी टेस्ट करनी पड़ती है. In India, penicillin is manufactured at the Hindustan Antibiotics in Pimpri and in private sector इंडस्ट्री. ओके, इंडिया में पेनिसिलिन हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिंपरी में भी मैन्युफैक्चर होता है एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में. क्लोरैम्फेनिकॉल isolated in 1947 is a broad spectrum antibiotic. ओके, क्लोरैम्फेनिकॉल को 1947 में आइसोलेटेड किया है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. It is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and hence can be given orally in case of typhoid, dysentery, acute fever, certain from the urinary infections, meningitis and pneumonia. ओके, ये क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रैपिडली एब्सॉर्ब होता है इसलिए उसको ओरली दिया जाता है. टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, यूरिनरी इन्फेक्शन जैसे डिसीज में, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया जैसे डिसीज में. वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लोजैक्सिन. वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लोजैक्सिन आर अदर इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ये भी क्या है, दूसरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. द एंटीबायोटिक Desidazyrine. The antibiotic desidazyrine is supposed to be toxic towards the certain strains of cancer cell. Okay, antibiotic desidazyrine ये कुछ कैंसर सेल्स के लिए क्या है, टॉक्सिक भी है. यहाँ पे देखो ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरैम्फेनिकॉल का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल में हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, डेट इज एंटीबायोटिक्स. ओके, तो एंटीबायोटिक्स में तुम लोग याद रखो कि ये एंटीबायोटिक जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं. क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने के लिए या फिर इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए. पॉल एहरलिच के भी एग्जांपल याद रखो, उसने सल्फोनामाइड्स वाले ड्रग्स सिंथेसाइज करे. फिर पेनिसिलिन्स के बारे में भी याद रखो, और देन फिर बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम क्या है, और सारे एग्जाम्पल्स इसके अच्छे से याद रखो. ओके, अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स में. एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. Antiseptics and disinfectants are also the chemicals which either kill or prevent the growth of microorganism. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये भी क्या है, केमिकल्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. Antiseptics are applied to the living tissues such as wounds, cuts, ulcers,
एंड डिसीज स्किन सरफेस। ओके, एंटीसेप्टिक होते हैं वो लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे वाउंड्स हो गए, कोई जख्म हो गया, कट लग गया, अल्सर हो गया, या स्किन जो स्किन सरफेस पे कोई डिसीज हो गया उसके ऊपर। एग्जाम्पल आर फ्यूरासाइन, सोफ्रामाइसिन एक्सेट्रा। दीज आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम इंजेस्ट करते खाते हैं, एंटीसेप्टिक्स को हम एंटीबायोटिक्स का इंजेस्ट नहीं करते, उसको अप्लाई किया जाता है वॉन्ड्स के ऊपर। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक डेटॉल। तुम लोगों को पता है कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक क्या है? डेटॉल। हर किसी के घर में डेटॉल मिलता ही है। इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिलेनॉल एंड टर्पिनियोल। ओके, पूछा जाता है कि डेटॉल किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये क्या है? कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक है और वो किसका मिक्सचर है? क्लोरोक्सिलेनॉल एंड टर्पिनियोल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोक्सिलेनॉल एंड ये क्या है? टर्पिनियोल। बिथियोनॉल, the compound is also called bithionol. Okay, bithionol, the compound is also called bithionol, is added to soaps to impart antiseptic properties. Okay, ये बिथियोनॉल या बिथियोनल को भी सोप में ऐड किया जाता है ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या हो? इम्पार्ट हो। ये है बिथियोनॉल का स्ट्रक्चर। आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। आयोडीन क्या है? ये पावरफुल एंटीसेप्टिक है। Its 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture of iodine. Okay, तुम लोगों को क्वेश्चन अगर ये पूछा what is tincture of iodine, simply it is the solution of iodine in alcohol. आयोडीन का अल्कोहल में solution, that is the tincture of iodine. या फिर it's 2 to 3% solution in alcohol water mixture. It's मतलब आयोडीन 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture of iodine. It is applied on wounds. Iodoform is also used as an antiseptic for wounds. Okay, iodoform का भी यूज होता है एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। ओके, बोरिक एसिड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में वो भी वीक एंटीसेप्टिक का काम करता है फॉर आइज पर्पस के लिए। तो यहाँ पे फिनिश होता है तुम्हारा एंटीसेप्टिक्स। अभी स्टार्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब डेड ऑब्जेक्ट या फिर जो लाइव नहीं है। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. Some substances can act as an antiseptic as well as disinfectants by varying the concentration. Okay, sorry, same substances. Okay, सेम सब्सटेंसेस का हम यूज एज अ एंटीसेप्टिक भी कर सकते, एज अ डिसइंफेक्टेंट भी कर सकते, बस उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? डिफर। मतलब अगर वो एंटीसेप्टिक है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, एंड अगर वो डिसइंफेक्टेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो इस बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था, डेट इज 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल इट्स 1% सोल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट। ओके, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आया कि कोई ऐसा कंपाउंड लिखो जो, या फिर कोई ऐसा एंटीमाइक्रोबियल लिखो, या कोई ऐसा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लिखो जो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो तुम लोग क्या लिखो कि 0.2% ऑफ फिनॉल ये क्या है? एंटीसेप्टिक, और 1% सोल्यूशन क्या है? डिसइंफेक्टेंट. Chlorine in the concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and sulfur dioxide in very low concentration are disinfectants. Chlorine 0.2 to 0.4 ppm parts per million in aqueous solution में ये concentration में क्लोरीन क्या करता है? डिसइंफेक्टेंट रहता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी लो concentration में डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल्स फिनिश होता है। एंटीमाइक्रोबियल्स में एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, ये 3 टॉपिक हमने देख लिए हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट, दैट इज द एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अभी तुम लोगों को एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स से समझ में आया है कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो ड्रग्स लिए जाते हैं वो क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। देखते हैं अभी हम क्या दिया इसका एक्सप्लेनेशन।
Antibiotic revolution has provided long and healthy life to people, right? एंटीबायोटिक की वजह से पीपल की लाइफ लॉन्ग भी हो गई है और हेल्दी भी हो गई है. द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज ऑलमोस्ट डबल्स. ऑब्वियस सी बात है कि इंसान की लाइफ क्या हो गई, अभी ज़्यादा हो गई है. द इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ कॉज मेनी सोशल प्रॉब्लम. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे फूड रिसोर्सेज कम पड़ रहे, एनवायरमेंटल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आ रहे. टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल. ये प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन क्या करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए. दीज हैड लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग. और पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट क्या था, फैमिली प्लानिंग. एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज इन दिस डायरेक्शन. और इसके लिए कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. बर्थ कंट्रोल पिल्स essentially contain a mixture of synthetic estrogen and progesterone derivatives. ओके, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स रहते हैं उसमें रहते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स का मिक्सचर. तुम लोगों को पता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों भी क्या है, हार्मोन से. तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स रहता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या रहता है, मिक्सचर. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स से बने वाले कंपाउंड का क्या रहता है, मिक्सचर. बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स आर हार्मोन्स. इट इज नोन दैट प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेस ओव्यूलेशन. ओके, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है. सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरॉन. नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन से सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा पोटेंट है. Norethindrone is an example of synthetic progesterone derivative most widely used as anti-fertility drugs. Okay, नॉरइथिंड्रोन ये किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का, जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की तरह. तो याद रखो ये नॉरइथिंड्रोन का ड्रोन क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव से बना वाला ड्रग्स है और जिसका यूज मोस्ट वाइडली होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह. The estrogen derivative which is used in combination with the progesterone derivative is ethinyl estradiol norvestrol. Okay, the estrogen derivative which is used in combination with progesterone derivative is ethinyl estradiol norvestrol. जो एस्ट्रोजन डेरिवेटिव प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव के साथ में कंबाइन करके जो ड्रग बनाया है, the estrogen derivative which is used in combination with progesterone derivative is ethinyl estradiol norvestrol. यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एथिनिल एस्ट्राडायल और नार्वेस्ट्रॉल. यहाँ पे ये किसका कॉम्बिनेशन है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का. तो ये हुआ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में. तो यहाँ पे तुम्हारा जो टॉपिक है दैट इज द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, ये क्या होता है, फिनिश होता है. आई होप कि तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. तो ये वीडियो को तुम लोग केयरफुली और कंसंट्रेशन से देखो, बिकॉज इस टॉपिक में से किसी भी लाइन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे सपोज टू मैंने तुम लोगों को बताया था कि अभी इस साल ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है कि जो एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स भी. नॉरइथिंड्रोन जो है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, ये किसका एग्जांपल है. तो तुमको पता होना चाहिए कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग एमसीक्यूज में किसी भी इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं. तो इसलिए तुम लोगों को ये सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.